हेलो एवरीवन। तो ये हमारा क्लास 10 का केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ओके। तो पहली बात इसमें दिया हुआ है कि हम जो डेली लाइफ यानी दैनिक जीवन में जो चीज़ें देखते हैं, जो चेंजेज होते हैं, वो किस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया से परिवर्तन होता है। जैसे गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि दूध में क्या कोई फर्मेंटेशन होता है, कोई केमिकल रिएक्शंस होता है, तो उसके माध्यम से क्या होता है, फट वगैरह जाता है। तो ये सब उदाहरण है। जैसे लोहे का तवा को आर्द्र वायुमंडल में खोल दिया जाता है तो क्या होता है, अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हम सांस लेते हैं। तो ये सब क्या है, ये कुछ न कुछ जो है चेंजेज है, केमिकल फॉर्मेशन है, रासायनिक अभिक्रियाएं है, जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि इनमें क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। अब वो कैसे बदलाव हो रहा है, किन किन माध्यमों से बदलाव हो रहा है, तो वो हम उदाहरण के साथ आगे देखेंगे जैसे जैसे इस चैप्टर में मेंशन किया होगा। यहाँ पे कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होगा और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। और ये श्वेत कैसा होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण होता है। तो ये देखो, जैसे ये श्वेत लौह है, ओके, श्वेत लौह, ठीक, प्लस हमने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन का दहन किया, ठीक है। तो दहन करेंगे तो इस फॉर्मेशन से हमें क्या प्राप्त होगा, तो इस फॉर्मेशन से हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्राप्ति होगी। तो एग्जाम में पूछेगा कि अगर हम श्वेत लौह और मैग्नीशियम रिबन का दहन करते हैं तो हमें कौन सा रासायनिक अभिक्रिया देखने को मिलता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये किस माध्यम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जो फॉर्मेशन होता है तब जाके हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछ देगा कि बताइए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हम श्वेत लौह और मैग्नीशियम रिबन का दहन करेंगे तो हमें क्या प्राप्ति होगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ये मोर देन वन ऑप्शन में पूछ सकता है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पूछेगा क्या कि हम बताइए निम्नलिखित में से किसके माध्यम से रासायनिक अभिक्रिया कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए हम अवस्था में परिवर्तन करके, रंग में परिवर्तन करके, गैस का उत्सर्जन करके और तापमान में परिवर्तन करके किसी भी चीज़ का हम केमिकल चेंजेज या केमिकल फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये चारों मोर देन वन में दे देगा और आपको दे देगा कि ए बी बी सी डी ई। तो इस तरीके से आपको ये चारों का चारों नाम याद रखना होगा। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या याद सकते हो, जैसे अरंगता गैस, मतलब ऐसा गैस जिसमें रंग ना है। यहाँ से अ ले लिए, यहाँ से रंग ले लिए, यहाँ से ता और यहाँ से गैस, तो अरंगता गैस, ठीक है। अगला यहाँ पे एक दिया हुआ है कि अगर दानेदार जस्ता, ओके, दानेदार जस्ता पर अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करते हैं तो क्या मिलता है, देखो, तो हमें मिलता है हाइड्रोजन, ओके। तो एग्जाम में पूछा कि अगर हम दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें किस गैस की प्राप्ति होती है, तो हाइड्रोजन गैस की। अगला पे एक चीज दिया हुआ है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। तो अगर एग्जाम में क्या पूछेगा, पहले ये पढ़ लेते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। मतलब क्या हुआ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि बताइए निम्न में से रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान में निर्माण होता है और विनाश होता है, एक ऑप्शन दे देगा। फिर दे देगा रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान नहीं होता है लेकिन विनाश होता है।
फिर दे देगा रासायनिक अभिक्रिया का न तो द्रव्यमान निर्माण होता है न ही विनाश होता है। तो ऐसे ऑप्शन देगा तो आपको ये ऑप्शन याद रखना होगा कि हमेशा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है ना। ना तो वो ज़्यादा होगा न कम होगा, न उसका ह्रास होगा न उसका फल होगा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अगला पूछेगा कि हीट एंड ट्रायल विधि किससे संबंधित है। तो ये रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि से संबंधित है। अब अगला चीज दिया हुआ है कि अगर हम जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण अभिक्रिया करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें बूझा हुआ चूना। तो एग्जाम में पूछा है कि बताइए जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड का अभिक्रिया से हमें क्या प्राप्त होता है। तो चूने का निर्माण होता है, ठीक है। कैसे होगा, जल प्लस कैल्शियम ऑक्साइड इक्वल टू बूझा हुआ चूना, ठीक है। यहाँ देखो ये इसका फार्मूला है। यहाँ पे दो चीज़ें, एक है पूछे कि बिना बूझा हुआ चूना का फार्मूला क्या होता है, तो CaOS। अगला पूछेगा कि बूझा हुआ चूना का फार्मूला क्या होता है, तो CaOH2AQ, ठीक है। दो तरीके से पूछेगा। दूसरा कैसे पूछेगा कि बताइए कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन का अगर हम अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, बूझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कुछ चीज़ें हैं, जैसे बूझा हुआ चूना का हम उपयोग कहाँ करते हैं, तो दीवारों को सफेदी लाने के लिए, ठीक है। और एक और चीज़ है, सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है जिससे दीवारों पर चमक आती है। तो पहला क्वेश्चन पूछा कि दीवारों को सफेदी करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो बूझा हुआ चूना का। दूसरा पूछा है कि दीवारों पर चमक लाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। और संगमरमर का भी जो फार्मूला है वो भी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का ही फार्मूला यानी CaCO3, ठीक है। कोयले का हम दहन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, CO2G, ठीक है। नेक्स्ट है श्वसन एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। तो एग्जाम में पूछेगा कि बताइए श्वसन किसका उदाहरण है या किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का। चावल आलू ब्रेड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। तो पूछेगा कि बताइए निम्न में से कार्बोहाइड्रेट के टूटने से किससे ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, तो मोर देन वन में आएगा चावल आलू ब्रेड, ठीक है ना। ऐसे भी पूछ दिया कि बताइए निम्न में से कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण कौन है, तो वो भी ये आपको चावल आलू ब्रेड पता होना चाहिए। इसके अलावा ऊष्मक्षेपी का और कौन कौन सा उदाहरण है, जैसे हम शाक सब्जियों का विघटित होकर जो कंपोस्ट बनाते हैं ना, वो भी ऊष्मक्षेपी का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि उसमें भी ऊष्मा के माध्यम से ही, ऊष्मा के ह्रास होने से ही हम सब्जी की प्राप्ति करते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसके अनेक उपयोग है, जैसे सीमेंट के निर्माण में होता है। तो पूछ सकता है कि बताइए कैल्शियम ऑक्साइड को हम और किस नाम से जानते हैं, तो बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं। और पूछा है कि बताइए इसका उपयोग किस में करते हैं, तो हम सीमेंट के निर्माण में करते हैं। ये इसका फार्मूला है, चूना पत्थर का फार्मूला क्या है, CaO3, और बुझा हुआ चूना का फार्मूला क्या है, CaO प्लस CO2, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट है। अगला है कि जो भूरा रंग का धुआं उत्सर्जित होता है ना, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड का धुआं होता है। मतलब एक धुआं काला कलर का होता है, लेकिन एक धुआं जो भूरा हो उसका नाम क्या है, तो वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा है कि बताइए भूरा रंग का उत्सर्जित धुआं को हम निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया से जोड़ते हैं, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट पूछेगा कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाना ये किसके माध्यम से होता है, तो ये होता है सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण। जैसे ये देखो 2AgCl का अगर सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया होगा
तो हमें क्या मिलेगा, सूर्य का सिल्वर डायोड का धूसर रंग मिलेगा। ठीक है, तो एग्जाम में पूछेगा सिंपली। अब अगला है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में हम किस अभिक्रिया का उपयोग करते हैं, तो 2Ag बेरिलियम को अगर हम सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया कराते हैं तो 2Ag प्लस Br2 में अभिक्रिया के माध्यम से हम श्याम श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग में लाते हैं। अगला है कि जिंक तथा लेड कॉपर के अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है। तो क्रियाशील धातुओं का एक फार्मूला आता है, वो मैं आपको बता दूंगा, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, ऐसे ऐसे जिस तरीके से इसको याद करते हैं उसी तरीके से उसका भी अभिक्रियाशील धातु का होता है। तो जब वो याद करेंगे तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। अगला है, यदि इस गर्म पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो सतह की काली परत किस रंग की हो जाएगी, तो भूरे रंग की हो जाएगी। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो हम इसे क्या कहते हैं, उपचयन। ठीक है, लेकिन जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी ऑक्सीजन में कमी आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन। ठीक है, उप मतलब ऊपर जाना, ऐसे भी याद कर सकते हो, अप मतलब नीचे जाना। ठीक है, इसमें इंग्लिश को नहीं लाना है। अगला है संक्षारण। तो संक्षारण का मतलब होता है कि हम संक्षारण मतलब उसे संरक्षण देने के लिए किसी चीज का अगर उसमें कमी आ जाए तो उसे संक्षारण। ठीक है, जैसे चांदी के ऊपर काली परत पड़ जाना, मतलब क्या हुआ, उसका संक्षारण हो रहा है, मतलब उसके क्वालिटी में कमी आ रहा है, जिसको हम संरक्षण करना चाहिए था चांदी के सफेद रंग का, वो काला पड़ जा रहा है ना, इसका मतलब क्या रहा है, उसका संक्षारण हो रहा है, इसका मतलब उसका शोषण हो रहा है। ठीक है, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ाना। तो एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। पहला पूछेगा कि बताइए चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ाना किसका उदाहरण है, तो संक्षारण का। दूसरा पूछेगा किस तरीके से कि बताइए हम चांदी का संक्षारण रोकने के लिए क्या करते हैं, तो काली परत चढ़ाते हैं, तांबे के लिए क्या करते हैं, तो हरी परत चढ़ाते हैं। ठीक है, इसके अलावा संक्षारण के क्या कारण क्या क्या हो सकता है, तो कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, इन सब का क्या होता है, क्षति होता है, मतलब इसका संक्षारण होता है, मतलब इसके क्वालिटी में कमी आता है। अब अगला है विकृत गंधिता, मतलब गंध आ जाना, मतलब अलग तरीके से विकृति उत्पन्न हो जाना, जैसे वसा युक्त यानी फैट से जो लैस चीजें होगी अथवा तैलीय यानी ऑयल से संबंधित जो खाद्य सामग्री यानी फूड प्रोडक्ट होंगे, जब उसे हम लंबे समय तक रखते हैं ना तो उसमें स्वाद या गंध कैसे होती है, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें विकृत गंधिता आ जाती है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कि खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है, जिसके कारण इसमें गंध या स्वाद में कमी आ जाता है। चिप्स बनाने वाली चिप्स की थैली में ऑक्सीजन को हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस युक्त करते हैं। तो एग्जाम में पूछे कि बताइए चिप्स की थैली में कौन सा गैस होता है, तो नाइट्रोजन गैस होता है। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप बनाइएगा घर पे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ये 3 क्वेश्चन कम से कम आप इसमें से बनाकर चेक कीजिएगा, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चैप्टर क्या है, अम्ल, क्षारक एवं लवण, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।